बहुत लंबे समय से आप लोगों को प्रतीक्षा थी टेंस टॉपिक की, जिसको मैं आज आपके बीच लेकर के आया हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टेंस कितने होते हैं, टेंस के सब डिविजन्स क्या हैं, और सेंटेंस के फॉर्म्स कितने हैं, और इन सारी चीज़ों को अगर मिलाएं तो एक सेंटेंस के 72 रूप कैसे बनते हैं, प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का सही तरीके से उपयोग करना, इसको कैसे ढूंढना, इसके अलग अलग टूल्स हैं। और सबसे पहली खास बात है कि आज जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये एक रोड मैप है टेंस को समझने का। जैसे कोई भी मकान या नक्श बनता है तो मकान बाद में बनता है, पहले हम उसका एक मैप डिजाइन करते हैं। तो आज जो कुछ भी आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं, ये जस्ट एक डिजाइन है, टेंस को समझने का एक रोड मैप है। तो आज की वीडियो में मैं इस पूरे रोड मैप के माध्यम से टेंस क्या होता है इसको आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। बाद में नेक्स्ट वीडियोज में इसके एक एक टेबल को मैं डिकोड करके अलग अलग वीडियो में ही बनाऊंगा। पहले आज टेंस का रोड मैप क्या है हम ये समझते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस, तो देरी ना करते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये चार्ट ऑफ टेंसेस, ये चार्ट ऑफ टेंसेस लेसन 1 है, यानी कि ये जो टेंस की सीरीज मैं अभी लाया हूं, इसका ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम टेंस के रोड मैप को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात हम जानेंगे कि हिंदी सरल वाक्यों की 2 धाराएं होती हैं। पहला एकाक्षर क्रिया वाला वाक्य और दूसरा बहुअक्षर क्रिया वाला वाक्य। एकाक्षर क्रिया और बहुअक्षर क्रिया का एक डिटेल्ड वीडियो मैंने मास्टरी ऑन सेंटेंसेस के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें पूरा डिटेल वीडियो बना करके दिया हुआ है। तो आप अगर एकाक्षर और बहुअक्षर को समझना चाहते हैं तो प्लीज उस मास्टरी ऑन सेंटेंसेस वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देखिएगा, वहां से आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। वैसे मैं इसका लिंक भी आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये जो पहले 9 लेसन मैंने बनाया है, एकाक्षर क्रिया वाले वाक्यों की ही बनाई है, यानी वैसा वाक्य जिसमें क्रिया केवल एक अक्षर की होती है। बहुअक्षर क्या है ये भी मैंने उसी में बता दिया है। ये जो आज हम टेंस पढ़ेंगे ये केवल बहुअक्षर क्रिया वाले वाक्यों की होगी। बहुअक्षर का भी मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन वहां दिया हुआ है, अगर आप बहुअक्षर के बारे में जानना चाहते हैं तो वहां आप जाकर के पहले उसको देख लीजिए। इसमें कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जिसको अगर आप समझते हैं तो आपको समझने से अभी जो कुछ भी मैं बताने वाला हूं बहुत सुगमता होगी आपको समझने में। हम जानते हैं कि अंग्रेजी में 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये टेंस के 3 भेद हो गए और प्रत्येक टेंस के 4 डिवीजन हैं। वो क्या है? तो इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर पास्ट से चलेंगे, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर से चलेंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हम तीनों टेंस के डिवीजन को जान गए। इन सब के पहले प्रेजेंट लगा दीजिए तो ये प्रेजेंट का 4 काइंड बन जाएगा। इस सब के पहले अगर हम पास्ट जोड़ देंगे तो ये पास्ट का 4 काइंड हो गया, और इन सब के पहले अगर हम फ्यूचर जोड़ देंगे तो ये फ्यूचर का 4 काइंड हो गया। यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये आपने इस चीज को समझा। अब हम चलते हैं कि बगल में मैंने लिखा है एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके 2 रूप होते हैं। ये क्या है हमें ये भी जानना जरूरी है। दरअसल में जो भी वाक्य हम बोलते हैं उसके 4 रूप होते हैं। या तो हम उसको बिल्कुल हकारात्मक, स्वीकारात्मक, या जिसको कहते हैं एफर्मेटिव, जिसमें ना तो कोई प्रश्न होता है और ना ही कोई नहीं होता है, जैसे राम अच्छा है, तो ये वाक्य हो गया हमारा एफर्मेटिव। दूसरा वैसा वाक्य जो नकारात्मक होता है, इसमें नहीं लगा हुआ रहता है, जैसे राम अच्छा नहीं है, चाहे राम खुश नहीं है, ये हो गया नेगेटिव। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव।
और चौथा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव में केवल प्रश्न होता है क्या राम खुश है और क्या राम खुश नहीं है। और ये जो इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इसके दो दो रूप होते हैं, एक क्या वाला और एक आईपीए वाला। इस क्या वाले और आईपीए वाले का भी मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन लेसन 1 एकाक्षर क्रिया मास्टरी ऑन सेंटेंसेज में पढ़ाया है। इसको भी आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि आईपीए क्या है और ये क्या है। शॉर्ट टर्म में बता दूं कि वैसा प्रश्नात्मक वाक्य जिसका पहला शब्द, जिसकी शुरुआत क्या से होती है, उसको हम क्या वाला इंट्रोगेटिव कहते हैं। और जिसमें प्रश्न और नहीं दोनों रहे, वह क्या वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। जैसे क्या राम खुश है, क्या राम खुश नहीं है। तो इसकी पहली पहचान है कि यह कभी भी शुरू होगा तो क्या से शुरू होगा। दूसरा इंट्रोगेटिव का रूप होता है कि यह कभी भी क्या से शुरू नहीं होता है। ये जब भी शुरू होगा तो क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस लिए, कब, इस तरीके के शब्दों से शुरू होता है। उसको आईपीए, आईपीए का फुल फॉर्म होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो ऐसे प्रश्नों से जो वाक्य शुरू हो उसको हम आईपीए वाला इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? तो क्या वाले का पहचान ये है कि ये जब भी शुरू होगा तो क्या से शुरू होगा, यानी इसका पहला शब्द क्या होगा। इसका दूसरा पहचान है कि इसका जवाब केवल हाँ या ना, मात्र 2 शब्द में दिया जा सकता है। इसी को अंग्रेजी में हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। और आईपीए वाला ये कभी भी क्या से शुरू नहीं होगा, यानी इसका पहला शब्द क्या नहीं होगा, उसके बदले क्यों, कैसे, कब है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें क्या नहीं आएगा, क्या आएगा, लेकिन वाक्य के बीच में आएगा या अंत में आएगा। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, इसमें क्या आया, लेकिन ये वाक्य के अंत में लगभग आया है। तो ऐसे शब्दों का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, ऐसे प्रश्नों का। इसलिए इसको WH क्वेश्चन कहते हैं और इसमें प्रश्न शब्द की अंग्रेजी अलग से लिखनी पड़ती है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसका पूरा जवाब हमको बताना पड़ता है। तो ये एक वाक्य के 4 रूप हो गए। इंट्रोगेटिव का 2 रूप हो गया और इंट्रोगेटिव निगेटिव का 2 हो गया। तो इन दोनों के एक एक एक्स्ट्रा को अगर हम जोड़ दें तो कुल मिलाकर के 6 रूप हो जाते हैं। अब हम जानेंगे 3 शब्द से अंग्रेजी कैसे बनती है। तो 3 शब्द में क्या क्या आया हमारे पास में, ये हमारे सामने भी बिल्कुल समझ में और स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। तो किसी भी वाक्य का 3 शब्द में टेंस बताना। 3 शब्द में जब मैं टेंस बताने की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है? पहला शब्द तो ये बताता है कि उसका टेंस क्या है, वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो ये पहला शब्द हुआ हमारा टेंस। दूसरा शब्द हमें ये बताता है कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर अगर हमें पता हो गया पहला शब्द, अगर मान लिया कि वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, तो दूसरा शब्द हमें बताएगा कि वह प्रेजेंट का कौन सा काइंड है, इंडिफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर मान लिया कि टेंस हमें पता चल गया कि वो पास्ट है, तो फिर हमें यह भी जानना पड़ेगा कि पास्ट का वह इंडिफिनिट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर मान लिया हमें पहला शब्द फ्यूचर मिला तो हम ये पता तो करेंगे ना कि फ्यूचर अगर है तो उसका पहला शब्द क्या है, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो क्या है। तो हम उसका दूसरा शब्द ये जानते हैं। तीसरे शब्द में हमें ये पता चलेगा कि अगर मान लिया कि वाक्य अगर प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो हम ये जानेंगे कि इंडेफिनिट है तो उसका रूप कैसा है, वाक्य का कौन सा रूप है, वो अफर्मेटिव है या निगेटिव है, इंट्रोगेटिव क्या वाला है या इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या वाला है, इंट्रोगेटिव आईपीए वाला है या इंट्रोगेटिव निगेटिव आईपीए वाला है। तो ये हुआ 3 शब्द में किसी भी वाक्य का टेंस बताना। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये 3 शब्द में हम टेंस, और जब हमें 3 शब्द मालूम करना आ जाता है, ढूंढना आ जाता है, तो हम इसी 3 शब्द में पहचान 1 से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसमें हम पहचान 1 और 2 जो होता है उसे हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और ऑर्डर करते हैं। इसको अभी मैं फिलहाल रहने देता हूं, इसको वाक्य के बाद में मैं इस वीडियो के अंत में इसको डिस्कस करूंगा, जब ये पहचान पर मैं आऊंगा तब। तो अभी हमने देखा कि किसी भी वाक्य के 3 टेंस के बाद में उसका सब डिवीजन करते हैं, तो वो इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये पता लगाना। और उसके बाद जब ये दोनों मालूम हो गया तो ये पता करना कि वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ये 3 शब्द हुए
किसी भी वाक्य को 3 शब्द में अगर टेंस डिफाइन करना हो तो यही 3 शब्द आएगा। वाक्य जैसे मैं कहता हूं राम खाता है, तो है से हो गया कि ये प्रेजेंट है। खाता में ता देख करके हमने बताया कि ये इंडिफिनिट है, और इसमें ना प्रश्न है और ना ही नहीं है, तो ये एफर्मेटिव हुआ। तो ये 3 शब्द में टेंस हुआ है। मैंने एक ट्रेलर अभी दिखाया आपको। अब चलिए ये हम जानते हैं कि पहचान 1 क्या है, और यहां से हमें रोड मैप का अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, ये जो मैंने पहला चीज अभी आपको ऊपर के वीडियो में बताया उसको डिकोड अब मैं यहां से कर रहा हूं। यानी ये जो पहचान 1 मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, ये पहचान 1 डिकोडिंग है इस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो पहले खंड में मैंने लिखा है 3 टेंस। इस 3 टेंस का डिकोडिंग अब मैं यहां करूंगा। हिंदी वाक्य अगर लिखा हुआ है आपके पास और बहुअक्षर क्रिया वाला वाक्य है, तो हिंदी वाक्यों के सबसे अंतिम अक्षर को हम देखेंगे, और सबसे अंतिम अक्षर अगर हमें मिल गया है, हो, हूं, इस 4 में से कोई एक मिल गया, इसका मतलब हमें उसका टेंस मालूम हो गया। उसका टेंस क्या होगा? प्रेजेंट। हिंदी सरल वाक्य का सबसे अंतिम अक्षर यदि है, हो, हूं में से कोई एक है, तो उसका टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट। हमें उसका टेंस पता चल गया। अगर हिंदी सरल वाक्य का सबसे अंतिम अक्षर था, थे, थी या आ, ए, ई, ये मात्रा मैंने लिखा है, था, थे, थी हो या आ, ए, ई हो, जैसे वह पढ़ता था तो इसमें था आएगा, तुम जाते थे इसमें थे आ गया, वह गाती थी इसमें थी आ गया। इसी तरीके से वह आया, तुम गए, वह गाई या सीता ने गीत गाई, तो इसमें यह मात्रा आ रहा है, था थे थी नहीं आ रहा है, आ, ए, ई का मात्रा आ रहा है। तो अगर हिंदी सरल वाक्य का सबसे अंतिम शब्द था, थे, थी, आ, ए, ई में से कोई एक हो, तो इसका मतलब कि वो टेंस किसका है? पास्ट का है, यानी वो पास्ट टेंस में वाक्य है। इसी तरीके से अगर हिंदी सरल वाक्य का सबसे अंतिम अक्षर हम देखें और वो हमें शब्द हम देखें और वो हमें मिले गा, गे, गी, चाहे, होगा, होंगे, होगी, अगर ये हमें मिल गया, इसका मतलब है कि वो टेंस है फ्यूचर। जैसे राम पढ़ेगा तो इसके अंत में गा आया, तुम जाओगे या तुम पटना जाओगे, सीता गीत गाएगी, अंत में गी हो गया, वह जा चुका होगा, होगा आ गया, तुम गए होगे, वे लोग गए होंगे, उसने खाना खाई होगी। तो ये होगा, होंगे, होगी या गा, गे, गी, अगर ये मिल गया यानी हमारे सामने हमें टेंस पता चल गया। मैं अभी इसको जैसे कहता हूं, राम जाता है, तो ये इस वाक्य में हम देखेंगे कि सबसे अंतिम में लिखा हुआ है, ये है यहां मिल गया, यानी कि इसका टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट। इसी तरीके से वह पढ़ता था, हिंदी सरल वाक्य के सबसे अंत में हमें मिल गया था, यानी था, थे, थी, तो इसका मतलब ये टेंस क्या हो गया? पास्ट। और अगर यही हमें मिल जाए, वह पटना जाएगा, यहां आप देखिए अंत में क्या मिला? गा। ये गा बता रहा है कि इसका टेंस क्या हो गया? फ्यूचर। तो हमें टेंस पहचानने का फॉर्मूला मिल गया, यानी हम पहले 3 शब्दों में से पहला शब्द तो हमने ढूंढ लिया हिंदी वाक्य को देख करके। यानी कोई भी हिंदी वाक्य अगर हम लिखें या लिखा हुआ हमें मिल जाए तो हम सबसे अंतिम अक्षर पर जाएंगे या शब्द पर जाएंगे और देखेंगे कि वह क्या है। अगर है, हो में से कोई एक है तो टेंस प्रेजेंट, था, थे, थी में से कोई एक है तो टेंस पास्ट, और गागेगी में से कोई है तो टेंस फ्यूचर। तो हमने ये इसका पहला का डिकोडिंग या पहचान 1 से कर दिया। अब हम चलते हैं पहचान 2 पर। मान लिया हमें वाक्य हमने पढ़ा और वाक्य पढ़ने के बाद हमने टेंस ढूंढ लिया, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, ये हमें मिल गया। तो अब हमें क्या पता लगाना है कि प्रेजेंट के 4 भेद होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। तो पहला मिल गया, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में से कोई एक मिल गया, तो अब हमें पता करना है कि वो इंडेफिनिट है
कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये हम कैसे पता करेंगे? इस पता करने के लिए हमने ये पहचान दो, एक टेबल नंबर यहां दिया हुआ है पहचान दो, इनडिफिनिट, और ये जो कुछ भी मैंने लिखा है मैं इसको अब डिकोड करता हूं और आपको समझ में आएगा कि ये कैसे पता चलता है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा मूल क्रिया, और मूल क्रिया को भी लेसन 1 मास्टरी ऑन सेंटेंसेस प्लेलिस्ट के लेसन 1 में मैंने जो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी समझाया है वो मूल क्रिया को ही समझाया है। मूल क्रिया बहुत क्लियर तरीके से बताया गया है। चलिए, मुझे यहां इस चीज को बताना है तो मैं कम समय में उसको समझाने का प्रयास करता हूं। आप बोर्ड पर देखेंगे, जगह का अभाव है, मैं जो भी लिखूंगा आपको दिखेगा। खाना, पीना, गाना, बजाना, हंसना, ये जो भी मैंने बोर्ड पर लिखा इसमें आप देखेंगे सब के अंत में ना लगा हुआ है। ये ना सहित क्रिया के मूल रूप को ही मूल क्रिया कहते हैं। यही हमारा मूल क्रिया है। हंसना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, सोना, जागना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, ये तमाम ना सहित क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं। ये मैंने एक लाइन में आपको समझाया। लेकिन ये मूल क्रिया जो होता है इसको संज्ञा के इक्विवेलेंट माना जाता है। ये दरअसल वाक्य में क्रिया के रूप में इनका प्रयोग होता नहीं है, इनसे क्रिया बनते हैं। इन्हीं मूल क्रियाओं से क्रिया की उत्पत्ति होती है। तो यह अपने क्रिया अपने मूल रूप में जब होती है, अंग्रेजी में इसकी ट्रांसलेशन अगर हमें करनी पड़े तो 2 + V1 इन्फिनिटिव करके हम बनाते हैं। हंसना का अंग्रेजी लाफ नहीं होगा, टू लाफ होगा। जाना का अंग्रेजी गो नहीं होगा, टू गो होता है। तो ये मूल क्रिया है। तो आप मूल क्रिया को समझ गए। अब इस मूल जब काम की क्रिया बनने लगती है तो वाक्य में से यह मूल क्रिया हट जाता है। तो ये मूल क्रिया को हम यहाँ अभी हटा देते हैं आपके सामने। आप देखिए, ये मूल क्रिया मैंने हटा दिया। इस सभी में से मैं मूल क्रिया को हटा देता हूं। तो जब मैं मूल क्रिया में से ना को हटा देता हूं, सॉरी, मैं मूल क्रिया नहीं हटा रहा हूं, मूल क्रिया में से ना को हटा रहा हूं। अब ये खाना, पीना, उठना, गाना, बजाना, हंसना था। जब काम की क्रिया बनने लगती है तो हम इसमें से ना को हटा देते हैं। इस ना के हटाने से क्या हुआ? जगह खाली हो गई। किसकी जगह खाली हुई? ना की जगह खाली हुई। इसको हम कहते हैं मूल क्रिया में ना की जगह। जिसके हटने से जगह खाली हुआ उसी का जगह होगा। स्वाभाविक सी बात है कि मैं अगर इस कुर्सी पर बैठा हूं यहां सामने में और यहां से हट गया तो ये मेरी जगह खाली हुई। उसी तरीके से मूल क्रिया के अंत में ना होता है। जब काम की क्रिया बनने लगती है तो ये ना हट जाता है। इस ना के हटने से जो जगह खाली होती है उसको हम कहते हैं मूल क्रिया में ना की जगह। अब देखिए, ये ना की जगह हटती है। अब यहीं से सारा खेल शुरू होता है क्रिया का। ये जगह हमेशा खाली नहीं रहता है। उस जगह को भरने के लिए वहां कुछ आएगा। वो क्या आता है? उस मूल क्रिया में ना की जगह अगर ता, ते, ती, रहा, रहे या रही, अगर इसको हम जोड़ दें, इसको कहते हैं अपूर्ण कार्यकारी क्रिया। और इसी अपूर्ण कार्यकारी क्रिया की वजह से वाक्य बहुअक्षर बनता है, जिसकी चर्चा मैंने मास्टरी ऑन सेंटेंसेस में विस्तार से बताई हुई है। इसलिए मास्टरी ऑन सेंटेंसेस का लेसन 1 देखना बेहद जरूरी है। तो अब देखिए, हमने टेंस पहचान लिया है हूं, था, थे, थी, गागे की देख करके। अब हमें पहचानना है कि टेंस भेद क्या है। तो यदि मूल क्रिया में ना होता है, उस ना की जगह ये ता, ते, ती अगर हमें मिल गया तो टेंस भेद मानेंगे इंडिफिनिट। अगर मूल क्रिया में ना की जगह, उसी ना की जगह यहां रहा, रहे, रही अगर मिल गया, मैंने यहां लिख दिया खा रही, खा रही, बजा रहा, हंस रहे, तो रहा, रहे, रही अगर हमें मिल गया यानी टेंस भेद कंटिन्यूअस होगा। चाहे वो टेंस कोई भी हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, वो उसका टेंस भेद माना जाएगा कंटिन्यूअस। अब यदि उस मूल क्रिया में ना की जगह, खाना मूल क्रिया होता है, उसकी जगह अगर यहां चुका या लिया या गया, ये ऐसे शब्द अगर हमें मिल जाए मूल क्रिया में ना की जगह, चुका, लिया, गया, दिया, आ, ए, ई, अगर ऐसे शब्द मिल गए, इसका मतलब उसका टेंस भेद क्या होगा? परफेक्ट होगा। टेंस चाहे प्रेजेंट हो,
पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसका टेंस भेद परफेक्ट माना जाएगा। और वहीं मूल क्रिया में ना की जगह अगर ये तक लगा रहा है या से लगा रहा है और उसके बाद रहा, रहे, रही दोनों हो, तो ये तक और से क्या होता है, ये समय सूचक शब्द होते हैं। जैसे वह 2 घंटा से खेल रहा है, तो से समय सूचक शब्द से आ गया। वह 4 घंटे तक पढ़ता रहा है, तक भी आ गया यहाँ पर। तो ये समय सूचक शब्द तक प्लस से और इसके साथ रहा, रह, रही, अगर ये दोनों मिल जाए हमें मूल क्रिया में ना की जगह पर, तो टेंस भेद हम मानेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। खैर, ये मैंने पहचान, ये इंडिफिनिट, ये जो टेबल 2 है इसका मैंने अभी यहाँ पर डिकोडिंग किया है। अब हम चलते हैं पहचान 3। हमें 2 शब्द पता चल गया। पहला, वाक्य के अंत में है हूं या थाथे थी या गागेगी देकर के हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पता किया। उसके बाद वाक्य में जो मूल क्रिया होती है उसमें ना की जगह यानी अपूर्ण कार्यकारी क्रिया को देखकर ना की जगह अगर ताते थी है तो टेंस इंडिफिनिट, अगर रहा, रह, रही है तो टेंस भेद कंटिन्यूअस, अगर चुका लिया दिया गया आ, ए, ई है तो टेंस भेद परफेक्ट, और यदि समय सूचक शब्द तक से प्लस रहा, रह, रही है तो टेंस भेद परफेक्ट कंटिन्यूअस मानेंगे। तो हमें 2 शब्द पता चल गया, एक तो टेंस और दूसरा टेंस का डिवीजन यानी काइंड। ये हम 2 चीज पता कर लिए। अब हम जानेंगे कि वह वाक्य एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इसको पता करने का क्या तरीका है, यानी पहचान 2 के बाद हम चलेंगे पहचान 3 पर। यह पहचान 3 हमें क्या बता रहा है, एफर्मेटिव वाक्य। इस वाक्य को पहचानने का एक तरीका यहां पर देखिए, मैं बता रहा हूं। हम लिखते हैं राम खुश है, चाहे वह जाता है। यहां है से हमें देख के पता चला कि टेंस प्रेजेंट, मूल क्रिया में ना की जगह ता लगा हुआ है, इसे पता चल गया कि टेंस भेद इंडिफिनिट। यानी 2 चीज हमें पता चला, प्रेजेंट और इंडिफिनिट। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं इंडिफिनिट को। अब 2 चीज पता चला। अब तीसरा हमें चीज इसमें देखना है कि इसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न तो नहीं किया जा रहा है, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, कहीं इसमें नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी इसमें ना प्रश्न है ना नहीं है, यानी इसका रूप क्या हो गया, एफर्मेटिव। तो तीसरा शब्द हमें क्या मिला, एफर्मेटिव। यही हुआ 1, 2 और 3, जिसको मैंने यहां अभी आपको ऊपर में बताया था 3 शब्द से अंग्रेजी। ये 3 शब्द से अंग्रेजी हम कैसे यहां पर निकालेंगे, इसी का डिकोडिंग मैंने अभी यहां पर किया कि किसी भी वाक्य को हम देखेंगे तो उसका 3 शब्द में हम पहले टेंस ढूंढते हैं। पहला टेंस, दूसरा उसका काइंड और तीसरा वाक्य का रूप क्या है, एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ये 3 शब्द में हमने टेंस निकालना यहां पर सीखा। तो ये हुआ। अब अगर वाक्य में प्रश्न नहीं है लेकिन नहीं मौजूद है, तो जैसे राम नहीं जाता है। अब देखिए यहां है से पता चला प्रेजेंट, मूल क्रिया में ना की जगह ता है इसलिए इसका टेंस भेद हो गया इंडिफिनिट, और इसमें नहीं भी लगा हुआ है यानी वाक्य का रूप हो गया नेगेटिव। इसका भी 3 शब्द में हमने टेंस यहां पर निकाल लिया, तो ये हो गया नेगेटिव का पहचान। इंटेरोगेटिव, वैसा वाक्य जिसमें प्रश्न मौजूद हो लेकिन नहीं हो। एज फॉर एग्जाम्पल मैं वाक्य लिख रहा हूं, क्या राम जाता था। अब देखिए वाक्य के अंत में है था, और हमने देखा कि थाथे थी अगर अंत में हो तो टेंस पता चलता है पास्ट, तो ये हो गया पास्ट। उसके बाद मूल क्रिया में ना की जगह ता है, चाहे कि हमने यहां पर लगा देता हूं जा रहा था। मूल क्रिया में ना की जगह रहा है और रहा, रह, रही हो तो टेंस भेद क्या होता है, कंटिन्यूअस। दूसरा, इसमें नहीं तो नहीं है लेकिन यहां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यानी इसका रूप हो गया इंट्रोगेटिव। तो 3 शब्द में इसका रूप क्या बना, पास्ट, कंटिन्यूअस, इंटेरोगेटिव, यानी इसमें प्रश्न होगा। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिसमें प्रश्न भी हो और नहीं भी हो, दोनों मौजूद हो। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या
राम नहीं पढ़ चुका था। मैंने वाक्य लिखा क्या, राम नहीं पढ़ चुका था। अब देखिए इसमें क्या भी है और नहीं भी है। तो सबसे पहले तो यहां था हमने देखा, तो था से पता चला पास्ट, और मूल क्रिया पढ़ना होता है, ना की जगह यहां लगा हुआ है चुका। अब इस टेबल से आप देखिए चुका लिया दिया गया जहां रहे, यानी उसका टेंस क्या होगा, परफेक्ट, यानी ये किस इसका रूप हो गया परफेक्ट। और इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, प्रश्न भी है और नहीं भी है, यानी इसका रूप हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। 3 शब्द में इसका टेंस बना पास्ट, परफेक्ट, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। इस इलस्ट्रेशन से ये आपने पहचान 3 को डिकोड किया कि कैसे वाक्य के रूप को हम पहचानते हैं। तो आपने देखा कि वाक्य के सबसे अंतिम अक्षर से टेंस पता चल गया, मूल क्रिया में ना की जगह ताते ती रहा रह रही चुका लिया दिया गया, या समय सूचक शब्द ते से तक्ष प्लस रहा रह रही है तो उसका टेंस भेद पता चल जाता है। और उसमें प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं दोनों में से कोई नहीं है या दोनों है, इसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव होने का भाव पता चलता है। तो ये आपने 3 शब्द में किसी भी वाक्य का टेंस निकालना सीखा। तो हम इस तरीके से किसी भी वाक्य का 3 शब्द में टेंस निकालना सीखते हैं, और जब हम 3 शब्द में हमें टेंस मालूम करना आ जाता है, फिर इसका लाभ क्या मिलता है ये देखिए, अब आएगा इसमें असली मजा। ये 3 शब्द में जब हमने टेंस निकाल लिया तो उसके बाद पहचान 1 और पहचान 2, इन 2 की मदद से अब हमें क्या करना है। तो ये हुआ पहचान 1 टेंस के लिए, पहचान 2 हो गया टेंस के काइंड के लिए, पहचान 3 हो गया सेंटेंस के फॉर्म के लिए। अब हम चलते हैं पहचान 4, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो सबसे पहले तीनों टेंस के 4 भेद तो मैंने यहां दिया टेंस। टेंस में आप देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, और इधर उसके काइंड है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम पहले चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डज और डू। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, और फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है शैल और विल। इसके बाद चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज, वेयर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है शैल बी, विल बी। फिर प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, और फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो ये हुआ हेल्पिंग वर्ब का टेबल। अब इस हेल्पिंग वर्ब के टेबल को आप समझ गए पहचान 4 में, तो अब हम चलेंगे पहचान 5 पर। पहचान 5 क्या हमें सिखाता है, ये प्रिंसिपल वर्ब, मान लिया कि प्रेजेंट पता चल गया और इंडेफिनिट, ये 2 शब्द है, तो प्रिंसिपल वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। इसमें अगर दूसरा शब्द, 3 शब्द में हमने टेंस निकालना सीखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरीके से पास्ट। तो पहला जो 3 शब्द में हम टेंस निकालते हैं उसमें पहला 2 शब्द जो होता है उन 2 की मदद से हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढते हैं। यही यहाँ पहचान 1 में सबसे ऊपर लिखा गया है हेल्पिंग वर्ब ढूंढने का तरीका। तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढने का जो टूल होता है, इसके लिए पहचान 1 और पहचान 2 की मदद से हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। तो पहचान 1 में हमें क्या पता चलता है, टेंस। पहचान 2 से पता चलता है कि टेंस का काइंड कौन सा है, और उन दोनों की मदद से हेल्पिंग वर्ब ये पहचान 4 में दिया है। अगर मान लिया मैं एक वाक्य यहां लिख रहा हूं, सीता नहीं पढ़ती है, मैंने एक वाक्य लिखा, यहां सबसे अंत में है से इसका पहला शब्द हमें टेंस का पता चल गया, प्रेजेंट। अब मूल क्रिया में ना की जगह ती लगा हुआ है,
इससे पता चला इंडिफिनिट, और इसमें नहीं लगा हुआ है तो तीसरा शब्द हमको मिल गया नेगेटिव। तो यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन शब्द में हमने इस वाक्य का टेंस यहां पर डिकोड कर दिया। अब ये जब तीन शब्द में हमें टेंस पता चल गया तो हमें जब इसका ट्रांसलेशन करना होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब निकालना है। और हेल्पिंग वर्ब हम ढूंढते हैं किसकी मदद से? ये पहला जो आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हम ढूंढते हैं पहचान 1 और पहचान 2 से। तो इस वाक्य का जो तीन शब्द में टेंस निकला, इसमें पहला शब्द पहचान 1 से पता चला प्रेजेंट, और पहचान 2 की मदद से पता चला इंडिफिनिट। इन दो वर्ड की मदद से हम इसका हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। तो दो शब्द जो है 1 और 2, इन तीन शब्दों में से दो शब्द, पहला और दूसरा, ये पहला है टेंस का, दूसरा है काइंड का, और तीसरा होता है उसका रूप। तो इसमें पहला और दूसरा जो शब्द है इसकी मदद से हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, आप देखिए यहां पर प्रेजेंट इंडिफिनिट हेल्पिंग वर्ब है डज और डू, यानी इसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब। अब सीता, सीता सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सीता के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डज, यानी हमको हेल्पिंग वर्ब मिल गया। यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लिया। अब हमें ढूंढना है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब हम ढूंढते हैं केवल पहचान 2 की मदद से, यानी दूसरे शब्द की मदद से। दूसरा शब्द है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट में टेंस का वर्ब का कौन कौन सा रूप लगता है ये देखिए। इंडिफिनिट में वर्ब का अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो दो वर्ब लगते हैं, या तो V1 लगेगा या V5। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 और सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1। इसलिए इंडिफिनिट में 1 और 5 हमने दोनों लिखा है। एज फॉर एग्जांपल गो या गोज, वर्ब का एग्जांपल दिया है। कंटिन्यूअस अगर है, तीन शब्द में हम अगर टेंस निकालते हैं, इन तीन शब्दों में अगर दूसरा शब्द कंटिन्यूअस अगर है तो कंटिन्यूअस में वर्ब के चौथे रूप का इस्तेमाल करते हैं, यानी ING फॉर्म, गोइंग। तीसरा, तीन शब्दों में से अगर दूसरा शब्द परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। और यदि तीन शब्दों में दूसरा शब्द परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वहां भी V4 लगता है। लेकिन पास्ट इंडिफिनिट अगर है तो पास्ट इंडिफिनिट के लिए मैंने यहां लिखा है पास्ट इंडिफिनिट अफर्मेटिव। इसमें वर्ब के दूसरे फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं, यानी दूसरे शब्द, तीन शब्द में जो हमने टेंस यहां अभी आपको सिखाया, इस तीन शब्द में से पहला और दूसरा की मदद से हम हेल्पिंग वर्ब निकालते हैं, और केवल दूसरे शब्द की मदद से हम यहां पहचान 5 से प्रिंसिपल वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा ये चयन करते हैं। चलिए, तो ये पहचान 5 हो गया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गया और प्रिंसिपल वर्ब भी मिल गया। अब ये जब दो शब्द मिल गया तो जो तीसरा शब्द है ना नेगेटिव, इसी से हम सेंटेंस को ऑर्डर करते हैं। और वो ऑर्डर कैसे करते हैं तो ये देखिए, यहां कहा हेल्पिंग वर्ब पहचान 1 और पहचान 2 से, यानी ये पहचान 1 और पहचान 2, इस दो की मदद को हमने यहां डिकोड किया पहचान 4 में, प्रेजेंट इंडिफिनिट हेल्पिंग वर्ब डज डू। तो ये एक टेबल है जिसको याद करना होगा। प्रिंसिपल वर्ब केवल दूसरे शब्द की सहायता से, यानी इंडिफिनिट है तो यहां से हम प्रिंसिपल वर्ब निकाल लेंगे। और जो तीसरा शब्द है इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इससे हम ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर का मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी वाक्य का तीन शब्द में टेंस निकाल लेते हैं तो हमने पहले और दूसरे की मदद से टूल निकाल लिए, यानी हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब भी ढूंढ लिया, सब्जेक्ट पता है। अब हमको ऑर्डर करना है, यानी पहले किसकी अंग्रेजी, उसके बाद किसकी अंग्रेजी और उसके बाद किसकी अंग्रेजी। तो चलिए ऑर्डर के लिए हम चलते हैं यहाँ पहचान 6 में। ये पहचान 6 में हमें देख रहे हैं आपकी एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या वाला, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या वाला, इंट्रोगेटिव IPA वाला और इंट्रोगेटिव नेगेटिव IPA वाला। ये जो तरीका है, टेबल है यहाँ पर, इसमें हम शब्दों की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं ये अब मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करके यहां बताने वाला हूं। ये जैसे कह रहा है, मैं अगर मान लिया कि वाक्य एफर्मेटिव है, तीसरा शब्द, एज फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहां एक वाक्य लिखता हूं आपके समझने के लिए। आप यहां देखिए, राम नहीं पढ़ता है।
अब इसका प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये पूरे जो अभी मैंने टेबल आपको डिकोड किया उसका ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसका 3 शब्द में हमको टेंस निकालना है। सबसे पहला वाक्य के अंत में हमें क्या पता चला, है, तो है से इसका मतलब कि इसका टेंस क्या पता चला, प्रेजेंट, ये पहला शब्द हमको मिल गया। दूसरा, मूल क्रिया पढ़ना होता है, उसमें ना की जगह क्या लगा हुआ, ता। अब आप यहां देखिए ता ते ती अगर है तो उसका टेंस में क्या माना जाएगा, इनडिफिनिट, यानी दूसरा शब्द भी हमको मालूम हो गया इनडिफिनिट, ये हमारा दूसरा शब्द हो गया। और तीसरा, आप देखिए इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है, तो यहां नहीं है लेकिन प्रश्न नहीं है, यानी ये हो गया नेगेटिव, तो ये इसका 3 शब्द में टेंस बना निगेटिव। अब हम क्या करेंगे, इस वाक्य को ट्रांसलेट करना है, तो 3 शब्द में जब हमें टेंस मिल गया तो यहां पर आप टेबल देखिए, हेल्पिंग वर्ब चुनने के लिए पहला और दूसरा शब्द, ये हेल्पिंग वर्ब कह रहा है पहला और दूसरा शब्द, यानी 3 शब्द में जो टेंस बना 1 2 3, प्रेजेंट, इंडिफिनिट, निगेटिव, इन 3 शब्दों में पहले और दूसरे शब्द यानी प्रेजेंट और इंडिफिनिट का हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। आप देखिए यहां पहचान 4 में प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज और डू। अब यहां राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ स्वाभाविक सी बात है कि हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डज लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारा यहां मिल गया डज, ये सिलेक्ट हो गया। तो पहला और दूसरा की मदद से हमने हेल्पिंग वर्ब निकाल लिया। अब ये इनडिफिनिट है दूसरा शब्द, तो दूसरा शब्द हमें यहां पर पहचान 5 में देखिए, इनडिफिनिट में हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, V1 या V5। अब यहां पर चूंकि डज डू डिड का जब प्रयोग हो जाए तो वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। मैं अभी और भी डिटेल बताने वाला हूं इसको। तो हमारे सामने यहां प्रिंसिपल वर्ब चुनने का फॉर्मूला मिल गया, यानी हम यहां पर वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। रीड और रीड्स होता है तो यहां रीड लगेगा, तो ये हमें दूसरा यानी प्रिंसिपल वर्ब मिल गया। सब्जेक्ट पता है। अब तीसरा शब्द क्या मिला, नेगेटिव। नेगेटिव में हम ऑर्डर कैसे करेंगे, तो देखिए पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, तब हेल्पिंग वर्ब, तब नॉट, तब प्रिंसिपल वर्ब और तब रिमेनिंग मैटर। रिमेनिंग मैटर यहां अब हमें इसका ट्रांसलेशन बनाना है, तो बनेगा राम, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या मिला, डज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, नॉट, और चूंकि ये नेगेटिव है तो इसमें नॉट लगेगा। और उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब क्या है, रीड। इसका ट्रांसलेशन बन गया राम डज नॉट रीड। ये हुआ हमारा वाक्य बनाने का तरीका। तो यही हमने तीसरे शब्द की मदद से यहां ऑर्डर किया। तो यदि तीसरा शब्द 1 2 3 शब्द में जो हम किसी भी वाक्य का जो टेंस निकालते हैं, इसमें तीसरा शब्द अगर एफर्मेटिव है तो उसमें पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, तब हेल्पिंग वर्ब, तब प्रिंसिपल वर्ब और फिर रिमेनिंग मैटर लिखते हैं। उसके बाद यदि 3 शब्दों में तीसरा शब्द नेगेटिव है तो पहले सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब, तब नॉट, तब प्रिंसिपल वर्ब और फिर रिमेनिंग मैटर। इसके बाद यदि इन 3 शब्दों में तीसरा शब्द इंट्रोगेटिव क्या वाला अगर मिल गया तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। क्या वाला जो भी इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है उसमें प्रश्न शब्द क्या की अंग्रेजी अलग से नहीं लिखी जाती है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले डाल देना है। तो हेल्पिंग वर्ब एक शब्द का भी होता है और एक से अधिक शब्द का भी होता है। एज फॉर एग्जाम्पल यहां डज, डू, इज, एम, आर, वाज, ये सब तो एक शब्द का है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए हैज बीन, हैव बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहां भी आ जाइए पास्ट में तो हैड बीन, और फ्यूचर में आप आ जाइए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी, विल बी, परफेक्ट में शैल हैव, विल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में 3 शब्द का होता है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो उसमें सबसे पहला जो शब्द होगा हेल्पिंग वर्ब का उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब, तब प्रिंसिपल वर्ब और फिर रिमेनिंग मैटर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या वाला है तो फिर हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का दूसरा शब्द, फिर नॉट, फिर प्रिंसिपल वर्ब और फिर रिमेनिंग मैटर। अगर आईपीए वाला इंट्रोगेटिव है तो पहले आईपीए की अंग्रेजी लिखेंगे। आईपीए से मतलब होता है प्रश्न शब्द, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये जो प्रश्न होते हैं पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा शब्द, प्रिंसिपल वर्ब और उसके बाद रिमेनिंग मैटर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आईपीए वाला अगर वाक्य है तो इसमें भी पहले आईपीए की अंग्रेजी लिखेंगे यानी प्रश्न शब्द की, तब हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, तब सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब,
का दूसरा शब्द, फिर नॉट और फिर प्रिंसिपल वर्ब और फिर रिमेनिंग मैटर, और इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। मैं इसमें आपको एक दो एग्जाम्पल भी देकर के बता रहा हूं कि ये कैसे बनता है। और अभी तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया ये सिर्फ एक ट्रेलर है, एक रोड मैप था टेंस को समझने का इस टेबल के माध्यम से। कल से जब भी मैं इसमें बनाऊंगा तो ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ इसकी अलग अलग वीडियो आएगी एक एक टेबल की। एज फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, जैसे कह रहा है कब राम खेल रहा था। अब इसका 3 शब्द में हमें टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं था से हमें ये पता चल गया कि टेंस है पास्ट। मूल क्रिया खेलना में ना की जगह रहा लगा हुआ है, और रहा से पता चलता है कि इसका ये टेंस भेद हो गया कंटिन्यूअस। और तीसरा शब्द देखिए कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन नहीं है, यानी इसका हो गया इंट्रोगेटिव। और ये कब है, यानी इंट्रोगेटिव कौन सा, IPA वाला। अब हम पहला और दूसरा, ये पहला शब्द हो गया, ये दूसरा हो गया, या तीसरा हो गया, तो पहले और दूसरे की मदद से हम क्या खोजेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब देखिए आपके सामने पहचान 4 में दिया हुआ है, यहाँ है पास्ट और यहाँ है कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज, वेयर। अब राम के साथ वाज या वेयर, तो राम सिंगुलर है, इसके साथ हमको हेल्पिंग वर्ब मिल गया वाज। अब कंटिन्यूअस में आप देखेंगे तो टेंस भेद कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, V4 यानी ING फॉर्म। यानी यहां पर प्रिंसिपल वर्ब हमको मिल गया, खेल रहा था, इसके लिए प्रिंसिपल वर्ब हो गया V4 यानी कि प्लेइंग। ये 2 मिल गया। अब तीसरा कहता है इंट्रोगेटिव का भी देखेंगे कि कौन सा है, क्या वाला है या IPA वाला। तो क्या वाला होता तो क्या से शुरू होता, तो ये नहीं है। ये कब है मतलब ये IPA वाला है। तो पहले हम प्रश्न शब्द की अंग्रेजी, तो IPA वाले इंट्रोगेटिव का देखिए अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। पहले प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, यानी कब, तो हम पहले लिखेंगे व्हेन, ये IPA शब्द की अंग्रेजी हो गई। उसके बाद कहता है हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, चूंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो एक ही लिखेंगे, तो व्हेन वाज। उसके बाद कहता है दूसरा शब्द कंटिन्यूअस, तो यहां पर ये IPA हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब आएगा राम सब्जेक्ट, यानी IPA हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, और इसके बाद प्रिंसिपल वर्ब प्लेइंग। और चूंकि ये सिर्फ इंट्रोगेटिव है तो हमारा सेंटेंस यहां पर कंप्लीट, व्हेन वाज राम प्लेइंग, ये सेंटेंस हमारा बन गया। कितना भी लंबा चौड़ा सेंटेंस हो हम इसी तरीके से बनाएंगे। और ये टेबल है, तो ये पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन जो आज का मेरा था वो एक रोड मैप था। इतने कम समय में टेंस को इस तरीके से बताना, टेबल के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से। और यही कारण है कि मैंने पूरे टेंस को, आज जो कुछ भी मैंने आपको बताया है सिर्फ एक ट्रेलर है, फिल्म पूरी बाकी है, जिसको किस्तों में मैं आने वाले सीरीज में अभी आपको बताने वाला हूं। कम से कम 2, 3, 4 वीडियो इसमें आएगा, तब जाकर के ये पूरा टेंस हमारा कवर होगा। तब तक मैं आपको कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये पूरे टेंस को इसमें समेटा गया है, तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि एक वाक्य के 72 रूप कैसे बनते हैं, वो भी इसी चार्ट में छुपा हुआ है उसका रहस्य, और मैं उसका रहस्य उद्घाटन अभी कर देता हूं। आपने देखा 3 टेंस के 4 भेद, और एक वाक्य के 6 रूप होते हैं। इंट्रोगेटिव क्या वाले का 2 प्रकार होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी 2 प्रकार होता है। तो ये 4 और 2 और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो 6 रूप। अब किसी एक वाक्य का अगर 6 रूप होता है, तो मान लिया कि प्रेजेंट में 4 भेद होते हैं, तो 4 भेद में भी हर में एक एक सेंटेंस अगर हम लें तो ऐसे बनता है कि अगर 3 शब्द में आप टेंस निकालते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और मान लिया पहला शब्द एफर्मेटिव आ गया, जैसे राम जाता है, तो इसका 6 रूप बनेगा। राम जाता है, राम नहीं जाता है, क्या राम जाता है, क्या राम नहीं जाता है,
क्यों राम जाता है, क्यों राम नहीं जाता है। तो ये इंडिफिनिट में 6 बना, फिर इसी तरीके से कंटिन्यूअस का भी 6 बनेगा। राम जा रहा है, राम नहीं जा रहा है, क्या राम जा रहा है, क्या राम नहीं जा रहा है, क्यों राम जा रहा है, क्यों राम नहीं जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो एक वाक्य के अगर 6 रूप हुए और एक टेंस के 4 भेद हुए तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि प्रेजेंट के चारों भेद का अगर 6 रूप हम बनाएंगे तो 4 छक 24, यानी 4 6 जा 24। इसी तरीके से पास्ट के भी बनेंगे 24 और फ्यूचर के भी बनेंगे 24। तो तीनों टेंस के 24 प्लस 24 प्लस 24, 24 3 जा 72, यही होते हैं वाक्य के 72 रूप। एक वाक्य में एक टेंस के अगर एक काइंड का अगर आपने 6 बनाया, बस 72 का फॉर्मूला भी उसी पर बन जाता है। तो इस तरीके से एक वाक्य के 72 रूप होते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आपसे आग्रह है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि अन्य परीक्षार्थी और ख़ास तौर से जो भी ज्ञान के अर्जन के इच्छुक हैं उनको इसमें सहायता मिले और इसमें ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं ये वीडियो सबके लिए बना रहा हूँ, आगे और भी इसके वीडियो मैं बना करके लाता रहूँगा, इम्पोर्टेंट वीडियो। आप लोगों का सहयोग और स्नेह अभी तक मुझे मिलता रहा है, जो मुझे बहुत ही उत्साहित करता है इस काम को करने के लिए, ऊर्जा मिलती है। आपका सहयोग बना रहे, इसके लिए धन्यवाद।